हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री का, जो NIS का ऑफिशियल एक सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है उसका पूरा वन शॉट करने वाले हैं। क्योंकि जनरली बच्चे जब खुद से करते हैं तो वहाँ पर उनको काफ़ी समय लगता है और बहुत सारे बातों पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप इस वन शॉट वाले वीडियो को देखते हैं तो आज का पूरा सेशन होते होते बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे, डेफिनेशंस होंगे, की पॉइंट्स होंगे जो आपके माइंड में ऑटोमेटिक फील हो जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरे जर्नी में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई कर दें। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां आपको हमारे ऐप, वेबसाइट एंड फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां से आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। एंड हिस्ट्री का कोर्स भी हमने दे दिया है, बहुत अफोर्डेबल है, मोबाइल रिचार्ज के बराबर। तो आप वहां से अपनी पढ़ाई को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो यहाँ पर देखिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। और हिस्ट्री का कोड आप जानते हैं 315 है। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें कुछ MCQ क्वेश्चंस होते हैं। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो सैम्पल पेपर में से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको तो आपको पूरी अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना है। इसके अलावा इनके और भी पार्ट्स में अलग अलग जो आंसर्स होंगे उनके की पॉइंट्स को भी आपको नोट करना, क्योंकि वहां से भी MCQ टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो दिया है, हु एस्टैब्लिश द सुंग डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया। एक बात और, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी मत घबराना, क्योंकि जो सैम्पल पेपर हमारे पास अवेलेबल है वही हम करवा पा रहे हैं। तो हिंदी में मैं ऑलरेडी ट्रांसलेट करके बोल देता हूं, तो आपको यहाँ पर वो भी सीखना है। तो देखिए, जो आपका सुंग डायनेस्टी है वो 4 ऑप्शंस दिया था, पुष्यमित्र, वासुदेव, अशोक, बिंदुसार। इस तरह से ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पे, और सही आंसर है पुष्यमित्र ने सुंग डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कहता है, व्हेन डिड अलेक्जेंडर डाई। अलेक्जेंडर की मृत्यु कब हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन लिखा है 324, 322, 323, 325। यानी इतना नज़दीकी टाइमिंग दिया गया है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 323 BC में अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई थी। फटाफट हम इस MCQ क्वेश्चंस को फिनिश करके आगे बढ़ेंगे। राइट, इसमें देखिए इसी क्वेश्चंस में 1 और 2 यानी कि और करके दिया है। जब भी आप आंसर लिखेंगे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। दूसरा लिखा है द इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस इंडिकेटिंग द पार्थियन रूल इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान वाज। तो कौन सा इसमें पार्थियन रूल था। इसमें लिखा तख्त ए बाही, तख्त ए किताब, रोमेंदारी, रोमेंदेई, है ना, एंड क्या लिखा, भरूत लिखा है। तो इसका सही जवाब है तख्त ए बाई। ये इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन था जो इंडिकेट करता पार्थियन रूल को। इसके अलावा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है द कुशान्स ओरिजिनली बिलोंग टू विच ट्राइब। यानी किस आदिवासी समुदाय से ये जो कुशान्स हैं वो बिलोंग यानी संबंधित थे, यानी उससे संबंध रखते थे। इसमें लिखा यूए, ची या यूची, हान, चीन, सांग्स। तो इसका जो सही जवाब है ये है यूए, ची यानी यूची। इसके अलावा आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बीच में देख रहे हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दे रहा है। What was the lowest administrative united under सतवाहन। तो सतवाहन के बारे में पढ़ना हिस्ट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कौन सा यूनिट आता है, जैसे कि ग्राम, आहर आता है, या राष्ट्र, या ग्रामिका। तो इसका सही जवाब है ग्रामा। हिंदी में ग्राम कहते हैं। ये सतवाहन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी उनके साम्राज्य का एक यूनिट था, एक हिस्सा था। ग्राम हो गया, कई ग्राम मिलाए हैं तो एक और बड़ा लेवल बनाया, फिर उनको मिलाया। तो आज की डेट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। सो लिखा है इंडो ग्रीक वर ऑल्सो नोन बाई विच नेम। तो इंडो ग्रीक को किस नाम से जाना जाता है।
तो लिखा है याबनास, और भी बहुत सारे लिखा है, जैसे लिखा है साइथियंस, ह्यूना, पहलवास। तो इसका जो सही जवाब है वो यवनास है। इसके अलावा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें लिखा है द टेक्स्ट कॉल्ड मिलिंडा पानो, द टेक्स्ट कॉल्ड मिलिंडा पानो मेंशन हाउ मेनी ऑक्यूपेशंस। तो ये जो टेक्स्ट है मिलिंडा पानो, इसमें कुल कितने प्रकार के व्यवसाय आते हैं, ऑक्यूपेशंस आते हैं, काम धंधे की कैटेगरी आता है। 65, 55, 85, 75। तो आपको याद रखना है कि मिलिंडा पानो में कुल 75 ऑक्यूपेशंस हैं। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो यहाँ पर आगे आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स टूक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो इनमें से कौन से राजा ने अपना टाइटल रखा था महाराजा धीराज। तो इसका देखिए इसमें तो चंद्रगुप्त 2, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त 1 और एक लिखा है समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने आप को महाराजा धीराज का रखा था। और चंद्रगुप्त के ऊपर जो है बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे एपिसोड भी बने हैं जिसको आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि किस तरीके से चंद्रगुप्त को तैयार किया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप नॉर्मल चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सर्च करेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल के, आपको उसमें उससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा जो एपिसोड टाइप का होगा। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ का लॉर्ड यानी भगवान किसे डिस्क्राइब किया जाता है। और इसका जो है कुछ और लिखा भी है, बहुत बड़ा वर्ड लिखा है ना, सकल पाठनाथा, मतलब संस्कृत का एक वर्ड है जिसको बहुत बड़े लेवल में लिखा है इन्हें, सकल औत्र पाठनाथ, इस तरह से कोई वर्ड है संस्कृत का जो बड़ा सा लिखा गया है। तो इसका देखिए ये याद रखिएगा कि नॉर्थ का यानी उत्तर का कौन सा डिस्क्राइब है जो भगवान है। इसमें लिखा है पुलकेशिन 2, हर्षवर्धन, अशोका या ध्रुवसेन 2। तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन को डिस्क्राइब किया जाता है नॉर्थ का लॉर्ड यानी भगवान। इसके अलावा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। फर्स्ट है हु वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ द सुल्तान ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत पीरियड के दौरान कौन चीफ एडवाइजर था, ठीक है, किसका, सुल्तान का। तो एक तो उलेमा हो गया, अमील हो गया, अरीज ए मुमालिक हो गया, एक वजीर हो गया। तो वजीर जो था वो सुल्तान का एडवाइजर यानी सलाहकार था, याद रखिएगा इसको। During the Sultanate period, which department was set up to took after the military organization? सल्तनत पीरियड जिसका लिखा है सल्तनत पीरियड के दौरान ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट था was set up to look after the military organization, यानी कि मिलिट्री संगठन के बाद उसको बनाया गया था। तो दीवाने इंसा, दीवाने रसालत, दीवाने अर्ज, दीवाने वाकुफ। तो इसका सही जवाब है दीवाने अर्ज। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के दौरान सबसे छोटा यूनिट कौन सा था एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली ग्राम या विलेज कुछ इसी टाइप का होता है, जैसे सरकार नहीं होगा, परगना भी नहीं होगा, विलेज है यहाँ पर और प्रोविंस भी नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा इसी का एक और पार्ट लिखा है व्हाट वाज द रोल ऑफ, किसके रोल की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं व्हाट वाज द रोल ऑफ खत, मुकद्दम एंड पटवारी। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। विलेज फंक्शनरीज के लिए है अकाउंटेंट, कोतवाल या बारिश। सही जवाब है विलेज फंक्शनरीज, यानी कि विलेज को फंक्शन यानी चलाने वालों में से आता है ये। इसके अलावा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गोंडवाना एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन सेंट्रल इंडिया वाज रूल्ड बाई। तो गोंडवाना का हम बात करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट था सेंट्रल इंडिया में। कौन उस गोंडवाना में राज कर रहा था या कर रही थी? रानी दुर्गावती एंड शाहजहां, लक्ष्मीबाई एंड राणा सांगा।
तो राइट आंसर इज रानी दुर्गावती। ठीक है, और करके लिखा है इन 1595 हु वाज द रूलर ऑफ अहमदनगर। 1595 में अहमदनगर का रूलर शासक कौन था? अब्दुल रहीम खान खानन, चांद बीबी, अब्दुल फजल, प्रिंस दानियाल। तो सही जवाब है चांद बीबी। चांद बीबी का नाम आता है 1595 में, जो अहमदनगर के रूलर में से आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग द मिडाइवल टाइम्स ऑफ द रिलीजियस इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स वाज कलेक्टिवली रेफर्ड एज। तो जो मिडाइवल टाइम चला है और हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, तो कलेक्टिवली किस नाम से इसको जानते हैं? उलेमा, सुल्तान, मौलवी, सूफी। तो इसका जो सही जवाब है उलेमा। उलेमा इसका है। कई सारे विदेशी लेखक आए थे, उन लोगों ने भी इसका जिक्र किया था। हु रिप्लेस मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल इन 1760। यानी 1760 में मीर जाफर को किसने रिप्लेस किया था, किसने हटाया था? और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और ये लड़ाई जो प्लासी की लड़ाई हुई है या फिर बंगाल का विभाजन हुआ है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने यूट्यूब पर इसके फ्री वीडियो भी दे रखा है, जिसको आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसका सही जवाब है मीर कासिम। ये सब नहीं, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान या फारूक खासियार, ये सब नहीं है। याद रखिएगा, मीर कासिम ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब से हटाया था। ठीक है, और वो भी अंग्रेजों की चाल थी, अंग्रेजों की मदद किया ताकि हम आ जाएं, और अंग्रेजों का मकसद कुछ और था। देखना वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। मतलब ऐसा है कि मतलब अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है इसको हटा देते हैं, इसको बैठा देते हैं। अब वो इसलिए हम किसी को बैठाएंगे तो वो हमारी बात सुनेगा। अब बाद में इसके ऊपर वैसा नहीं, इसको भी रहने दिया, अंग्रेजों को शक हुआ तो इसको भी वो किया। तो ये चीज़ पढ़ेंगे कैसे ये सिस्टम वहाँ पर चला क्या गया है। ऐप में भी हमने इसको अपडेट कर दिया था, इस वीडियो को, बहुत ही फेमस था उसका। देखिए 12 क्वेश्चन में 12 की बात करते हैं। ब्रिटिश रूल केम टू पावर इन इंडिया आफ्टर। वो देखिए उसी से रिलेटेड है। और इसी बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई के बाद ही तो अंग्रेजों को और बढ़िया तरीके से भारत में दबदबा मिल गया। अगर ये संभाल लेते या रोक लेते तो शायद अंग्रेजों को इतना दबदबा करने का मौका नहीं मिलता। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ झांसी। मतलब प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, झांसी की लड़ाई। तो सही जवाब हमारा है प्लासी की लड़ाई। इसी का एक और पार्ट यहाँ लिखा है विच गवर्नर जनरल सेपरेटेड द एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियल ड्यूटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सेपरेट कर दिया था, एक्सिक्यूटिव अलग कर दिया। ठीक है, जिस पढ़ते हैं ना कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, आप पढ़ते हैं ना। तो जब आप अलग अलग पढ़ते हैं तो अलग अलग चीज़ों में हम ये पढ़ते हैं जी कि ये आपका एग्जीक्यूटिव अलग हो गया, जुडिशियल न्यायपालिका हो गया, ये ड्यूटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसमें लिखा है लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो बुक लिखा था, ध्यान सुनिएगा, इसमें भारत की गरीबी और कैसे ब्रिटिश रूल रहा, मतलब ब्रिटिश रूल के अलावा। तो उसमें देखिए महाराजा अग्रसेन, बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही जवाब है वो है दादा भाई नौरोजी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला सवाल क्या हुआ, द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वार बेस्ड ऑन द ट्विन आइडिया ऑफ। अब देखिए जो इंडियन नेशनलिज्म का आइडिया था वो ट्विन आइडिया, ट्विन मतलब जोड़ा हो गया। कौन कौन सा? अपोजिशन टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल, बोथ ए एंड बी, सपोर्ट टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कहीं से कहीं नहीं होगा कि यहाँ हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन ये दोनों जरूर हो जाएगा
कि हम ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल को अपोजिशन में देंगे। इसके अलावा हम लोग इंडियन पीपल की यूनिटी बना के रखेंगे, यानी भारत के लोगों को एकजुट बना के रखेंगे। और ये एकजुट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर एकजुट नहीं होगा तो हम अंग्रेजों से लड़ कैसे पाएंगे, इस बात को हमें समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ट्विंस में दोनों आ गया। देखिए दूसरा है नेम द इंडियन लीडर हु इंट्रोड्यूस द गणपति फेस्टिवल। बहुत ही फेमस एक लीडर का नाम है, जिसमें देखिए बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। बाल गंगाधर तिलक ने बेसिकली सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाए जिससे भीड़ को इकट्ठा किया जाए। अब भीड़ अपने आप आपको घर से बाहर बोलेंगे आ जाइए, आप आएंगे ही नहीं, तो इसलिए कहा कुछ ना कुछ या तो रिलीजियस मौके पर इकट्ठा किया जाए या कुछ पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकली वहाँ इकट्ठा होना आज की डेट की तरह पॉसिबल नहीं, जैसे रैली निकाल लेते हैं या सभा कर लेते हैं, अंग्रेज लोग मारपीट कर दबा देता। तो इसीलिए रिलीजियस, जैसे कि अब हिंदू धर्म का है तो अब भगवान गणेश का बहुत ही जो है उसमें पूजा पाठ होता है, तो गणपति विसर्जन या गणपति जो होता है, बोला इसी बहाने सारे लोग इकट्ठा होंगे, कम से कम एक तो होंगे, आपस में एक दूसरे को देखेंगे समझेंगे, फिर आगे वाली बात हम कर पाएंगे कि हाँ जी हमें मिलकर लड़ना है, अंग्रेजों को भगाना है। तो बाल गंगाधर तिलक का ये आइडिया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गणपति फेस्टिवल, और वही आज भी देखिए चल रहा है। सेकेंड वाला ये है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को पहचानिएगा जरा। इन यूरोप में पॉलिटिकल आइडियाज फॉर्म द नेशनल यूनिटी। जो पॉलिटिकल आइडिया होते हैं, राजनीतिक विचार होते हैं, वो देश की एकता को बनाते हैं। और एशिया में जो रिलीजियस आइडियाज होते हैं वो नेशनल यूनिटी बनाते हैं। मतलब एशिया में धर्म के आधार पर लोग एक होते हैं और यूरोप में पॉलिटिकल आइडियाज के हिसाब से लोग एक होते हैं। तो ये बात किसने कही थी? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, विद्यासागर या राम मोहन रॉय? तो सही जवाब है विवेकानंद ने कही थी। इस बात का आंसर्स में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। व्हाट ले एट द हार्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि इसमें कौन सा व्हाट ले एट द हार्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कौन है? कंबाइंड अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, डिजायर टू अचीव नेशनल यूनिटी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो कंबाइंड अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, अपोजिशन को पहली बात तो कंबाइन करना है ब्रिटिश रूल के लिए, एंड डिजायर टू अचीव नेशनल यूनिटी। यही दो चीज बार बार आ रहा है कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे ब्रिटिश रूल के लिए, ठीक है, और दूसरा ये कि हम लोगों को साथ एक लेके चलेंगे नेशनल यूनिटी के साथ में। तो पहले तो जितने अपोजिट वाले उनको एक करो, बाकी लोगों को भी यूनाइट करो। 17 का फर्स्ट लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज फेल्ट फर्स्ट इन विच रिलम। जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का वो सबसे पहले कब एहसास हुआ लोगों को? कल्चर के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे, एग्रीकल्चर के तौर पे। देखिए एग्रीकल्चर का तो लोगों को समझ ही नहीं आया था कई सौ सालों तक, एजुकेशन भी नहीं समझ में आया, इकोनॉमी भी नहीं समझ में आया, पैसा कौड़ी कहाँ लेके जा रहा है। कल्चर के लेवल पे समझ में आ गया था कि हमारे साथ जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये एहसास हुआ था, इसमें ये पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट बात करते हैं। विच सोशल रिफॉर्मर एडवोकेट री मैरिज ऑफ विडो, यानी विधवाओं की शादी होनी चाहिए, ये बात किस लीडर ने कही थी? तो विधवाओं की शादी होनी चाहिए किसने कहा था? राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ज्योतिबा फूले। तो सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द ऑरिजिन्स ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच इंडियन लीडर। तो जो इकोनॉमिक हम बात करते हैं, ऑरिजिन ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब जो आपका देश की बात है ना, राष्ट्रीयता है, वो इकोनॉमिक के मामले में ऑरिजिन किसने ट्रेस किया था? दादा भाई नेहरू जी, महादेव गोविंद राणा दे, ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त या ऑल ऑफ द एबव। तो ये जितने भी लीडर का नाम है, इन सारों को समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज शासन तो कर रहे हैं पर हमारे देश के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेस मतलब पता किया था। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फर्स्ट टूक रूट्स इन, जो नेशनलिज्म का आइडिया है सबसे पहले कहाँ उसकी जड़ें थी? अमेरिका, एशिया, साउथ अफ्रीका या यूरोप? तो सही जवाब है यूरोप। इन विच ईयर द लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टेब्लिश। तो किस साल में जो है आपका लीग था नेशंस का वो एस्टेब्लिश हुआ था? देखिए इतने
अब फ़ोन देखिए मेरे पास से फ़ोन पे फ़ोन आते रहता है। अब जैसे हम क्लास ले रहे तो इस टाइम पे हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सबको बोलते हैं व्हाट्सअप क्या कीजिए। व्हाट्सअप करेंगे तो जैसे मैं क्लास ओवर करूँगा रिप्लाई दे दूंगा। अब हर किसी से कॉलिंग पे बात करना संभव है क्या? पॉसिबल है? कई लोग कमेंट करेंगे स्टाफ रख लीजिए, स्टाफ रख लेंगे, लेकिन जो काउंसलिंग मैं कर दूंगा क्या स्टाफ कर पाएगा? क्या उसके पास आइडिया है? हमें क्या स्टाफ तो आ जाएगा बहुत सारे, मतलब स्टाफ रखने में थोड़ी ना। तो ये सारी चीज़ें होती है कि मैं अपने लेवल पर ही आप लोगों की हेल्प करने के लिए थोड़ा हूँ। तो बस ये वीडियो में आप देख रहे हैं, कोई भी सपोर्ट हमसे ले सकते हैं। बहुत ऐसा है तो आप उसमें डाल सकते हैं कि सर हम क्या आपसे बात कर सकते हैं, तो हम बता देंगे हाँ जी इस टाइम कर लेना। डायरेक्ट कॉल करेंगे तो उठा भी सकते हैं, नहीं भी उठा सकते हैं, जैसे कि इतने सारे फ़ोन्स आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि लीग ऑफ नेशंस किस समय स्टेब्लिश हुआ था? अप्रैल 1999, अप्रैल 1989। देखिए याद रखिए अप्रैल 1999 का है, और 1999 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को, ये भी याद रखिएगा। Which country, despite its leading role in the formation of the League of Nations, decided not to join it? ऐसा कौन सा कंट्री था डिस्पाइट its leading role in the formation, जिसने रोल भी निभाया था लीग के बनने में, लेकिन बाद में जाकर डिसाइड कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे? यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। यूनाइटेड स्टेट बाद में नहीं ज्वाइन किया था। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड provinces were divided into a number of districts। करा है यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड के दौरान जो प्रोविंसेस थे वो डिवाइडेड थे, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिलों में बटे हुए थे। कॉल्ड डैश एंड लैंड टैक्सेस वर कॉल्ड, जो बटे हुए थे उनका नाम क्या था, लैंड टैक्स का क्या नाम था? तो याद रखिएगा जो बटे हुए थे उनका नाम था भुक्ति, और जो लैंड टैक्स था उसका नाम था बली। बाली तो नहीं होगा, बली होगा लैंड टैक्स का नाम। तो वही बेसिकली है, बली का मतलब होता है जब हम किसी आराध्य को कुछ अर्पित करते हैं तो उसको बलि कहते हैं। तो कई तरीके हैं बलि करने के। कई लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए जो है किसी जानवर को या बकरे को समर्पित करते हैं, कई लोग नारियल चढ़ाते हैं, तो अपना अपना है। तो वो मुद्दा यहाँ पर नहीं है, मैं केवल इसका मतलब बता रहा था। द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर वाज एंड द गोल्ड क्वाइन ऑफ द गुप्त पीरियड वर कॉल्ड। तो इसमें लिखा है चंद्रगुप्त सेकेंड, पंचमार्क क्वाइंस, श्रीगुप्त एंड टाका, चंद्रगुप्त वन एंड डायनार्स एंड समुद्रगुप्त एंड दिशांस। तो इसका सही जवाब है दिनार होगा, इसका दिनार में चलता था। चंद्रगुप्त ने दिनार का किया था, गोल्ड कॉइन दिनार बोलते थे, चंद्रगुप्त के टाइम में किया था। शिवाजी किल्ड डैश द जनरल ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड आफ्टर डैट इन डैश द सुल्तान ऑफ बीजापुर नॉलेज शिवाजी एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। तो शिवाजी ने किसको मारा था यहाँ पे? तो बहुत ही फेमस है ये किस्सा भी और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके में अफजल खान को यहाँ पर किल्ड किया था। जो अफजल खान था वो जनरल था, सुल्तान बीजापुर के सुल्तान का जनरल था। और आफ्टर डैट कब बीजापुर को उसको आज़ाद किया था शिवाजी ने, तो उसके बाद अफजल खान को मारने के बाद 1662 में जो है इन्होंने बीजापुर को क्या कर दिया था? स्वतंत्र कर दिया था। डैश वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह एंड हिज फादर वाज गवर्नर ऑफ। तो शेर शाह का असली नाम क्या था और उनके पिता गवर्नर थे कहाँ के? तो फरीद इन सासाराम, हसन खान काबुल, काबुल तो होगा नहीं, हिंडल एंड बिदार, मिर्जा इलाहाबाद। तो सही नाम है, शेर शाह का जो ओरिजिनल नाम था वो फरीद था। और अगर हम बात करते हैं कि उनके फादर कहाँ के गवर्नर थे, तो सासाराम के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर द जागीर सिस्टम, जागीर सिस्टम की यदि हम बात करते हैं सो लिखा है यहाँ पे इफ अ जागीर यील्डेड ओनली हाफ ऑफ द जामा। मान लो किसी जागीर ने जमा किया, इकट्ठा किया जामा का आधा, सो उसको हम लोग क्या बोलते थे? एंड यदि उसने 1/4 किया तो क्या बोलते थे? तो अगर देखिए हाफ करेगा तो उसको हम बोलेंगे ससमाहा, और अगर फोर्थ करेगा तो इसको बोलेंगे सी माहा। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी ये सब नहीं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ फिलअप्स करने हैं आपको।
जो मैं फिलअप्स करके आपको बताता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए 21 का डैश इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नर सिस्टम, तो इसमें लिखा रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव इसने इंट्रोड्यूस किया था ड्यूअल गवर्नर सिस्टम। ठीक है, ड्यूअल गवर्नर सिस्टम का मतलब दो इसमें सिस्टम रहेगा, गवर्नर सिस्टम रहेगा। सेकंड, डैश हैड द सेकंड लार्जेस्ट मॉडर्नाइज रेगुलर आर्मी इन एशिया आफ्टर द ब्रिटिश आर्मी, तो किसके पास सेकेंड लार्जेस्ट एक मॉडर्नाइज्ड रेगुलर आर्मी थी एशिया में, और वो थी महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के पास एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट मॉडर्न रेगुलर आर्मी थी। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर द किंग इन काउंसिल क्रिएटेड अ सुप्रीम कोर्ट इन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ, तो किस प्रेसिडेंसी टाउन में सुप्रीम कोर्ट को बनाया था, और पहले दिल्ली नहीं था कलकत्ता था, याद रखिएगा। कोलकाता कलकत्ता ऐसे बोलते थे। द बैटल ऑफ बंदिशवास एंडेड, तो बंदिशवास जो लड़ाई थी वो एंड हुआ था फ्रेंच सुपरमेसी से, फ्रेंच सुपरमेसी। अब ये सब देखिए एमसीक्यू भी बना देगा, इसलिए सब याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है टू मेन हेड्स, एक तो निजामत था, दूसरा दीवानी था। दीवानी कॉम्प्राइसेस फंक्शंस ऑफ डैश एंड डैश, तो देखिए एक तो उसका काम था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी पैसे से लेकर, और दूसरा था सिविल जस्टिस यानी कि जो मुकदमे वगैरह है उसका न्याय दिलाना, बाकी चीजें नहीं थी। अगला है द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाई, किसने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का, एंड डैश वाज द फर्स्ट टू ज्वाइन सब्सिडरी अलायंस। अलायंस मतलब अपोजिशन में या जैसे भी लोग एक हो जाते हैं अलायंस कर लेते हैं। लॉर्ड वेंसली एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, ये सबसे पहला था। हैदराबाद का निजाम और लॉर्ड वेंसली ने क्या किया था, आपस में अलायंस कर लिया था। ठीक है, और करके दिया है द टू मेन थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया वर द नोशंस ऑफ द डैश एंड डैश। इसका था, पहला था कि भाई रूल ऑफ पावर, पावर होना चाहिए रूल करने के लिए। दूसरा ये था कि एक्सप्लोटेशन ऑफ वीक, इनको कमजोर करो, उनको तोड़ो, उनको कमजोर करो, फिर रूल करो, सीधी सी बात है। ये सारी चीजें हैं। इन वर्ल्ड वार वन, पहले विश्व युद्ध में मैक्सिको डैश एंड डैश रिमेन्ड न्यूट्रल। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ देश ऐसे थे जो न्यूट्रल थे, उसका नाम क्या था, तो इसमें देखिए यह था नॉर्वे एंड डेनमार्क, यानी मैक्सिको, नॉर्वे और डेनमार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से न्यूट्रल थे, इनका वर्ल्ड वार में कोई लेन देन नहीं था। बोल्शेविक मीन्स डैश एंड मेंशेविक मीन्स डैश। देखिए बोल्शेविक मीन्स होता है बी से बड़ा यानी कि मेजॉरिटी, मेंशेविक मतलब मिनिमम कम यानी कि माइनॉरिटी। तो याद रखिएगा कि बोल्शेविक की संख्या ज़्यादा थी यानी मेजॉरिटी वाले थे, रसिया की बात हो रही है ना, और मेंशेविक जो था आपका माइनॉरिटी में था यानी कि कम संख्या था यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मेजर पॉपुलर अटैक ऑन द ऑटोक्रेसी टुक प्लेस इन द ईयर। सबसे पहला जो अटैक हुआ था ऑटोक्रेसी पे वो कब हुआ था, तो सबसे पहला हुआ था 1905 में, याद रखिएगा। विच लेनिन लेटर कॉल्ड द, तो उसको बोलते ड्रेस रिहर्सल फॉर द 1917 रेवोल्यूशन। तो हो तो गया था 1905 में, बस उसको क्या किया था, रिहर्सल खाली एक तरह से कर दिया फिर से ड्रेस रिहर्सल, तो 1917 में रिवोल्यूशन हुआ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं, 4 पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। पहला है पॉलिश
कॉरिडोर वाज, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटलेट टू बाल्टिक सी। जो पॉलिस का कॉरिडोर था वो आउटलेट था एक बाल्टिक समुद्र है उसी का। मतलब ये है ना कि अगर आप बाल्टिक समुद्र से बाहर निकलेंगे तो आप आराम से पॉलिस कॉरिडोर में पहुंच जाएंगे। दूसरा है ब्रिटेन वाज गिवन, क्या लिखा है, पैलेस्टीन एंड इराक। तो ब्रिटेन वाज गिवन, ब्रिटेन ने क्या दिया था, तो इसमें जो लिखा है मैंडेट्स। फिलिस्तीन बोलते हैं इसको, अभी पैलेस्टीन लिखा हुआ है, इराक है। अभी कितना भयंकर 2 साल पहले लड़ाई हुई, आप जानते ही हैं ये सब। लेटेस्ट का नहीं पता है तो मतलब आप अप टू डेट ही नहीं है दिन दुनिया में क्या हो रहा है, तो आपको हिस्ट्री में फिर इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। ठीक है, लेटेस्ट में अभी देखिए बहुत सारे कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे। रसिया कहीं देख लीजिए क्या हाल हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। उसका जो पड़ोसी देश था उसके साथ में बहुत सारे अभी हाल फिलहाल की चीज़ें हुई है ना। कोरोना के बाद से तो लोग बहुत अपडेट हो गए हैं करंट अफेयर को लेकर। रिच फार्मर्स ऑफ यूएसएसआर वर कॉल्ड, तो यूएसएसआर का जो रिच फार्मर था वो क्या कहते थे, तो उसको हम जो है कुलक्स कहते थे, कुलक्स। कुलकास या कुलस, कुलकस होगा, कुलकस। विल्सन्स 14 पॉइंट्स प्रॉमिस टू ब्रिंग इन, विल्सन ने कुछ 14 पॉइंट में प्रॉमिस किया था और उसमें कोई एक आपको देना है जवाब, है ना। 14 पॉइंट्स टू ब्रिंग्स इन, लाने का। तो आप देखिए, एक तो उसने कहा था कि हम शांति देंगे, पीस, या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्रीडम का, कि फ्रीडम देंगे जनरली, और क्या लोग चाहेंगे, या फिर डेमोक्रेसी। कोई भी पॉइंट ऐसे तो 14 पॉइंट्स है ना, तो 14 पॉइंट में से तो बहुत सारे हो जाएंगे। या आप कह सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो इसमें से कोई भी एक दे दीजिए चलेगा। यहाँ पे 32। अब यहाँ से जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहा है कुछ ऐसे सवाल जिसमें हमें आंसर लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ आपको जो उस टाइप का होगा मैं बता दूंगा। ऐसा लिखा है, लिस्ट द 2 मेजर एक्टिविटीज दैट वर कॉमन इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो कुछ ऐसे 2 एक्टिविटी लिखिए जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में था, जिसमें आप एक तो लिख सकते हैं, इसका सही जवाब यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा है। एक तो था एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर हम लोग खेती बाड़ी, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे है, जब आप सैंपल पेपर करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, एक तो इसमें एक्टिविटी था हड़प्पा का एग्रीकल्चर। ठीक है, और दूसरा जो था आपका इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट। ये 2 याद रखना है अगर आप मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बड़े लेवल पे बात करते हैं हड़प्पा की। तो दूसरा सवाल यहां पर है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेज वर सीन इन पेंटिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर। देखिए, द यूज ऑफ ट्रीज, पौधों का इस्तेमाल हुआ, वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ, स्ट्रीम का इस्तेमाल हुआ, नदियों का, बैकड्रॉप ऑफ द पेंटिंग, है ना। तो ये वेरी पॉपुलर हुआ था। और भक्ति मूवमेंट का मिडाइवल पीरियड में कोई 2 फीचर, द भक्ति मूवमेंट रिप्रेजेंट्स डिवोशनल सरेंडर टू पर्सनली कंसीव्ड सुप्रीम गॉड। भक्ति मतलब होता है कि हम जिसको मानते हैं उसके लिए हमने सरेंडर कर दिया है, भक्ति के रूप में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो इसमें लिखा है द भक्ति मूवमेंट अटेम्प्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म। तो यानी ब्राह्मण सिस्टम, पूजा पाठ जो चीजें से चली आ रही थी, नियम कानून, उससे हटकर है कि भक्ति कोई भी कर सकता है, ये सरल है और ये आसान है, इसके लिए कोई कठिन नहीं है। दूसरा ये है कि दे बिलीव्ड इन रिलीजियस इक्वलिटी, वो धर्मों के बराबरी में विश्वास रखते थे। आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, उनको पहचाना विद द सफरिंग्स ऑफ कॉमन पीपल, जो कुछ लोग उससे सफर कर रहे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। अहमद शाह 1411 to 1441 was an efficient administrator, give 2 reason। अब देखिए, वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था कैसे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
39। चलिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो किसके बारे में लिख रहा है यहाँ पर? अहमद शाह के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34। तो अहमद शाह जो है वो एक इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था। इसके दो कारण बता रहे हैं यहाँ पर। ही वाज इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंसोलिडेटेड द रीजनल स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात का रीजनल स्टेट का था। ही सब्स्टिट्यूट द राजपूत स्टेट, ठीक है। इसके अलावा झलवार हो गया, बूंदी हो गया, दुर्गापुर हो गया, एंड उसको तो वहाँ जीत ही लिया। ही वॉज फेमस फॉर इम्पार्टिंग जस्टिस, यानी न्याय देने के मामले में उसका नाम आता था कि भाई ये न्याय अच्छे से करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें और था व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके पीछे का कारण क्या था? देखिए, मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड कॉपर क्वाइन, जिसको जिटल कहते थे, यानी कि तांबे के सिक्के का इस्तेमाल किया, इन प्लेस ऑफ सिल्वर क्वाइन, जिसको टांका कहते थे। टांका जो होता था वो चांदी के सिक्के होते थे और जिटल जो होता था वो कॉपर क्वाइन होता था। एंड ऑर्डर दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड एज इक्विवेलेंट टू टांका, यानी टांका के इक्विवेलेंट में, यानी इसके इक्विवेलेंट में ये लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रानी जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग, द सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी बिकॉज द जो आपका ट्रेजरी होता है, यानी जो खजाना होता है, वो एम्प्टी, खाली हो गया था ड्यू टू सुल्तान स्कीम। सुल्तान ने ऐसे स्कीम बनाया था जिसकी वजह से ये क्या हो गया था, जिसकी वजह से ये खाली हो रहा था। तो भाई खाली होगा तो पता क्या चलेगा, तो तांबा सस्ता था, बोला तांबा का बनाते हैं और बराबर होगा, ठीक है। तो ड्यू टू सुल्तान स्कीम ऑफ कॉन्क्वेस्ट एज वेल एज हिज बाउंडलेस जनरलिटी, सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारों का कहना है, द ओपिनियन डैट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में चांदी का शॉर्टेज हो गया था उस समय। एंड इंडिया टू फेस द क्राइसिस, तो उस समय इंडिया भी उसका क्राइसिस को फेस कर रहा था। द सुल्तान वाज फोर्स्ड टू इश्यू कॉपर कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर, इसीलिए सुल्तान ने जो है चांदी के सिक्के की जगह पे तांबे का सिक्के का किया यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर अगला है, डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यू रेज्ड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय अपने आप में ही जो है कमाल का नाम है, और कुछ इम्पोर्टेंट इश्यू बताइए इसमें। देखिए, एक तो आपको समझना होगा कि राजा राम मोहन राय ने रेज किया था कौन कौन इसी, एक तो सती का था। सती में क्या था, अगर मान लो पति मर गया है तो पत्नी को भी जो है जिंदा उसी के चिता के बगल में या उसी पे बैठा के जला दिया जाएगा। कहाँ तक सही था, और घर में फिर पूजा कीजिए। पॉलीगैमी एंड डोमिनेशन ऑफ मेन ओवर वोमेन, मतलब महिलाओं का कुछ नहीं चल रहा है, सब जेंट्स का चल रहा है, तो थोड़ा सा महिलाओं के भी इक्वलिटी आनी चाहिए अपनी बात रखने का। तो ये सारी चीज़ें राजा राम मोहन राय ने किया है। अगला यहाँ पर है क्यूबिज में क्या होता है, सारे वेस्टर्न से लिया गया है, एंड फोक ट्रेडिशंस, ये सारे 20वीं सेंचुरी की बात है, जब कंपनी स्कूल वगैरह आया था। फिर पेंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्यूबिज में क्या सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक। देखिए लिखा है, क्यूबिज में रेफर टू मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ फिगर्स इन पेंटिंग। जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो क्यूबिज्म का मतलब क्या होता है, तो क्यूबिज का मतलब होता है मल्टी, लिखा है ना, मल्टी डायमेंशनल। एक होता है 1 डायमेंशनल, है ना, एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है मल्टी डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल तो आपने देखे हैं, वैसे कई तरह के डायमेंशंस बना लेंगे तो उसको क्यूबिज्म में कहते हैं। तो जनरली 3 डायमेंशन बना लेते हैं। क्यूबिज्म वाज इंट्रोड्यूस बाय फेमस स्पेनिश पेंटर पैब्लो पिकासो। पिकासो का नाम बहुत फेमस है, उसने दिया था। आगे बात करते हैं, फॉक ट्रेडिशंस ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी डिस्क्राइब कीजिए। देखिए फॉक का क्या था यहाँ पे, हालांकि और डिटेल इसमें जाएगा। द 20th सेंचुरी यानी कि 1900 से लेकर 1999 तक की बात करते हैं। ऑल्सो सॉ देखा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द पोजीशन ऑफ
फॉकलोर इन पॉपुलर कल्चर अक्रॉस सोसाइटीज में बदलते हुए बहुत सारे ऐसे कल्चर्स को, दर्जनों ट्रेडिशंस, डजन ऑफ ट्रेडिशंस, आर्ट एंड मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज जैसे पपट शो, स्टोरी टेलिंग, मैथोलॉजिकल ड्रामा, फोक डांसेस, ये सारी जो है क्विकली बट श्योरली गॉट मार्जिनलाइज्ड विद इन द पास्ट सेंचुरी ओवर मोस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। जितनी तेजी से डेवलप हो रहा था सारी चीज़ देखने को मिल रही थी। एज ओ ओल्ड सॉन्ग्स, पुराने गाने, कहानियाँ, है ना, फेबल्स विच हैड बीन यूज बाई communities to both transmit ideas and values to succeeding generations rapidly lost ground to professionally produce entertainment। जो चीज़ें खो रही थी अगली पीढ़ी को देने के लिए एंटरटेनमेंट के जरिए दिया गया, एंड न्यूज प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किया गया मॉडर्न मास मीडिया के जरिए। तो ये सारे काम यहाँ पर किए गए थे, जो कि इसमें आता है, किसमें, फोक ट्रेडिशंस इसमें बताया है। अगला है डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ हड़प्पा टाउन प्लानिंग। तो हड़प्पा टाउन प्लानिंग का कुछ फीचर्स, मुझे यहां पर ढूंढना पड़ेगा। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पा टाउन प्लानिंग। वाई डिड अलाउद्दीन खिलजी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ मार्केट कंट्रोल। यहां पर लिखा है, जहां तहां आंसर कर दिया है, कहीं का कुछ कहीं का कुछ कहीं का कुछ कर दिया है। तो इसका आंसर है हड़प्पा टाउन प्लानिंग फीचर्स हड़प्पा इंडियन पीपल वाइल्ड मॉडर्न बहुत मॉडर्न। नहीं, ये तो नहीं होगा, नीचे होगा। नोटिस द लेआउट टाउन, हाँ ये वाला होगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नंबर छोड़ो, डायरेक्ट देखो, नंबर से समझ में नहीं आएगा आपको। आगे पीछे हो गया, बस आंसर आप इसको लिखते चलना, कहीं बाद में दिक्कत ना हो जाए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पा टाउन प्लानिंग। तो हड़प्पा टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है द यूनिफॉर्मली नोटिस इन द ले आउट ऑफ टाउन, है ना। देखिए स्ट्रीट गलियां बनी हुई थी, स्ट्रक्चर्स था, ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, ईंट की साइजें मिलती है, ड्रेन यानी पानी निकलने की जगह बनाई गई थी, है ना। द स्ट्रीट इंटरसेक्ट ईच अदर, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करता था स्ट्रीट, यानी जो गलियारे थे, राइट एंगल पे, क्रिस क्रॉस पैटर्न था, द ड्रेनेज सिस्टम था। और हड़प्पा का ये बताता है कि कितना डेवलप थे वो लोग, और उसमें आर्किटेक्चर में ज्योमेट्री का कितना इस्तेमाल किया गया था, एग्जैक्ट 90 डिग्री इस तरह की चीज़ों का। तो हड़प्पा वाज एलोबरेट एंड वेल ले आउट था। एवरी हाउस हैड ड्रेन, सभी घरों में पानी निकलने का ड्रेन था, जो कि जाके गलियारों में मिलता था। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ था। अगला यहाँ पर लिखा है कि वाई डिड अलाउद्दीन खिलजी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ मार्केट कंट्रोल। तो हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को अडॉप्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है अलाउद्दीन क्या चाहता था। अलाउद्दीन चाहता था कि एक बड़ी सी आर्मी जो है वो मेंटेन कर सके, ये उसका सबसे बड़ी चाहत थी। और इसी वजह से उसने क्या किया, लोअर एंड फिक्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ऑफ डेली यूज। ठीक है, टू इंश्योर दैट सोल्जर्स कैन लिव कंफर्टेबल, ताकि सिपाही रह सके कम से कम सैलरी में। अगर थोड़ा सा उनके लिए कमोडिटीज कम कर देंगे डेली के यूज का, तो टू कंट्रोल द प्राइसेस, प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। अलाउद्दीन सेटअप 3 डिफरेंट मार्केट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज इन दिल्ली। तो दिल्ली में उसने 3 कम्युनिटीज का मार्केट अलग अलग रखा। दीज मार्केट्स वर द ग्रेन मार्केट, एक तो अनाज मंडी जिसको हम मंडी बोलते हैं, मंडी है ना, मंडी में जाते हैं अनाज मिलता है। दूसरा कपड़ों का डाला था, सराय आदल, और मार्केट फॉर हॉर्सेस यानी घोड़े का रखा था, और स्लैब्स नौकरों का, कैटल्स का, इन सब का। ठीक है, अभी देखिए ये सारे ऐसे फोन आते हैं ना, तो ये लिखना पड़ता है, क्या बताएं।
आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब द टीचिंग्स एंड फिलॉसफी ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी और उनके उपदेश क्या थे। देखिए, हिज फिलॉसफी कंसिस्ट थ्री बेसिक एलिमेंट, तीन चीजें थी उनकी फिलॉसफी में। एक था लीडिंग था, जिसको हम बोलते हैं कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, यानी तो गुरु बोलते हैं, गुरु। दूसरा था आइडियोलॉजी, यानी कि इसको शब्द बोलते हैं, ठीक है, शब्द। और दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन, संगत। तीन चीजें इसमें थी, ठीक है, गुरु, शब्द और संगत। ही एडवाइज पीपल, लोगों को सलाह दिया, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट एंड वर्शिप, यानी कि वर्शिप मतलब पूजा पाठ करना, जैसे सच बोलिए, ट्रूथ बोलिए, लॉफुल हलाल, यानी कि लॉफुल अर्निंग मतलब कमाइए लेकिन नियम से, खैर यानी विशिंग वेल ऑफ अदर, दूसरे के लिए अच्छा विश कीजिए, नियत यानी राइट इंटेंशन रखिए दूसरे के लिए, नियत अच्छी होनी चाहिए बोलते हैं ना, एंड सर्विस टू द लॉर्ड, ऊपर वाले की सर्विस दीजिए। ही डिनॉज द कास्ट सिस्टम एंड द इनइक्वलिटी इट कॉज, तो उन्होंने इसको डिनॉज किया, एक तो कास्ट सिस्टम जातिवाद का, और जो क्या बोलते असमानता था, इनइक्वलिटी था, जो बराबरी उसको जिससे पैदा हुआ था उसको सही किया। ही लेड स्ट्रेट ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस, वो हमेशा जस्टिस, राइटनेसनेस जो सही है, जो न्याय है, लिबर्टी आज़ादी, सेल्फलेसली सर्विस मतलब निस्वार्थ भाव से, शेयरिंग इनकम एंड रिसोर्सेस, अपनी इनकम को शेयर कीजिए, रिसोर्सेज देखते आज भी आप कहीं भी चले जाइए, अगर कोई गुरुद्वारा आपको मिल जाएगा तो वहाँ पर ये नहीं देखेगा कि खाली हम सरदार पंजाबी लोगों को ही खिलाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी वहाँ पर चला जाए, सबके लिए जो है उतने ही सेवा से, उतने ही खुशी के साथ में वो रहते हैं। एक बार गया था मैं दिल्ली का गोल्डन टेम्पल, दिल्ली में गोल्डन टेम्पल कहाँ है पर कुछ था नाम उसका, एक था गुरुद्वारा ही था जो उसमें भी सोना वोना लगा था, हालांकि वो तो गोल्डन टेम्पल पंजाब में है, लेकिन दिल्ली में भी है एक बहुत बड़ा है, उसका नाम ध्यान नहीं है मुझे, मैं गया था। तो वहाँ पर जब गया था सीपी के पास में ही है, तो वहाँ में गया तो बड़ा अच्छा लगा जाने के बाद में, वहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। तो ये चीज़ें जो है वो कैसे ये चलता है, इतना ट्रस्ट चैरिटीज कैसे चलता है, तो जितने लोग हैं पूरी दुनिया में, सरदार लोग, सिख लोग जो भी इस मानते हैं पंजाबी, वो अपने इनकम में से पैसा निकाल के डोनेट करते हैं, और वही से आटा चावल दाल रोटी सब चलता जाता है, और रेगुलर उनका चलता रहता, सुबह से लेकर शाम तक चलता ही रहता है उनका लंगर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ओके, राइट एनी थ्री सिमिलरिटीज इन द टीचिंग्स ऑफ मोनोथिस्टिक भक्ति सेंस इन नॉर्थ इंडिया। तो यहां पर लिखा है, यहां पे देखिए तो लिखा, मोस्ट ऑफ द मोनोथिस्टिक बिलोंग टू द लो कास्ट, एक तो नीची जाति से थे, एंड वर अवेयर दैट देयर एक्सिस्टेड यूनिटी इन देयर आइडियाज, उनके आइडियाज में एकता थी, वो एक बातें थी। ऑल ऑफ देम वर इन्फ्लुएंस बाई वैष्णव कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति, भक्ति के वैष्णव कॉन्सेप्ट से उसमें इन्फ्लुएंस थे, एंड एक था जो नाथपंथी मूवमेंट से थे, दो, एक वैष्णव एक नाथपंथी, ये दो याद रखिएगा इतना, ठीक है। एंड आगे लिखा है, द भक्ति सेंस रिफ्यूज एनी फॉर्मल एसोसिएशन विद द ऑर्गेनाइज डोमिनेंट रिलीजियस ऑफ द टाइम, उस समय रिलीजन एक पार्टिकुलर जगह से संबंधित नहीं थे, वो मना करते नहीं, हम मतलब ऊपर वाले का मतलब जिसका ना कोई आकार निराकार अपने हिसाब से मान रहे, तो भाई हम किसी एक जगह नहीं है स्पेशल, हम पूरी दुनिया में अपना लोगों का उपदेश देंगे, हेल्थ सेवा करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, उस तरह से था यहाँ पे। इसके अलावा आगे यहाँ पर लिखा है, एक्सप्लेन एनी 4 टर्म्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट का यहाँ पर हम बताते हैं यहाँ पे कि क्या 4 ऐसी चीजें थी जो गांधी जी वहाँ इंग्लैंड बुलाया गया था स्पेशल, और उन्होंने अपनी बात, हालांकि उन लोगों ने पूरा माना नहीं था, लेकिन ऐसी मीटिंग किया था वहाँ पर, इरविन पैक्ट बोलते हैं उसको। सबसे पहला था विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस, जितने भी आपने नियम कानून वगैरह लगाए हैं जो इस तरह की चीज़ें, उसको एक तो वापस लीजिए, विड्रॉ कीजिए। रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस, है ना, एक्सेप्ट
तो यहाँ पर ये है कि आप उन सब पॉलिटिकल लीडर्स को हटाइए, ठीक है। हाँ, अगर कोई मान के चलिए गिल्टी ऑफ वायलेंस है, यानी कि अगर कोई बोल रहा है कि हम गिल्टी फील करते हैं, हमने वायलेंस किया, ये कुछ ऐसा है, तो उसको भी आप एक बार रिहा कीजिए। परमिट पीसफुल पिकनिंग ऑफ लिक्विड एंड फॉरेन क्लॉथ्स ऑफ, तो यहाँ परमिट कीजिए पीसफुल तरीके से आपके जो भी फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह, ज़बरदस्ती नहीं कि हमारा ही चलेगा और लोकल लोगों का नहीं चलेगा। एंड रीस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रह, सत्याग्रह के जो बातें यहाँ पर है, प्रॉपर्टीज है, उसको आप रीस्टोर की, जो हमने मांगे रखी है उस मांगों पर ध्यान दीजिए। ये 4 चीज़ें हैं जो फेमस है, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ये वीबीआई है, इसको ध्यान रखना, डिटेल में एक बार पढ़ लेना। आगे यहाँ पर है एक्सप्लेन द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करना। द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज द इनिशिएशन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का नया तरीका था। सम ऑफ दिस टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट एंटीसिपेटेड मेनी ऑफ मेथड्स एडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज सत्याग्रह। सत्याग्रह के दौरान बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें अपनाई थी इन लोगों ने, प्रोटेस्ट किया था, वो लिया गया। दीज न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट वर मास मीटिंग, एक तो लोग इकट्ठा होकर मिलेंगे, प्रोसेशंस, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बहिष्कार करना, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्राइकर्स, जितने स्ट्राइक करने वाले लोग हैं, देखते कुछ भी स्ट्राइक कर देता है, जॉब से नहीं जाना, ये नहीं जाएंगे, वो नहीं काम करेंगे, उस सबको ऑर्गेनाइज करना। एक तो ये यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। आगे लिखा है एग्जामाइन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वार। अब देखिए, अगर हम कोल्ड वार की बात करते हैं तो कोल्ड वार बेसिकली जो है उसको शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध क्या होता है कि जैसे जब 2 देश, यानी एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रसिया, अमेरिका कह रहा है कि हम दुनिया के सर्वोसर्वा हैं, रसिया कह रहा है कि हम दुनिया के सर्वोसर्वा हैं, तो भाई तुम दुनिया के सर्वोसर्वा हो, तुम्हारी तरफ कुछ देश आ गए, तुम दुनिया के सर्वोसर्वा, तुम्हारी तरफ कुछ देश आ गए। तो ये क्या है, डायरेक्ट लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन इनके सपोर्टर्स या इनके सपोर्टर्स आपस में लड़वा रहे हैं, करवा रहे हैं, देश दुनिया में अस्थिरता ला रहे हैं, उसी को कोल्ड वार कहते हैं, ठीक है, शीत युद्ध कहते हैं यहाँ पे। तो कोल्ड वार का जो यहाँ पर सिस्टम दिया है, कोल्ड वार का, यस मैं देख लेता हूँ एक बार। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या था, देखिए ये फैक्टर्स है कोल्ड वार का, जो मैं यहाँ पढ़ के बताने वाला हूँ आपको, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो लिखा है डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज, एक तो विचारों में डिफरेंस था। यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, अब यूनाइटेड स्टेट का अलग ही हिसाब किताब था, अमेरिका का इसका अलग ही था कि हम करेंगे, और सोवियत, उस समय रसिया नहीं था, सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। 1991 में जो है स्प्लिट हुआ था, यानी मेजर पोर्शन रसिया था जो रह गया, बाकी अलग अलग हो गए छोटे छोटे देश। तो पहले सोवियत यूनियन में आता था। पोस्ट वार इकोनॉमिक रिफॉर्म था, पोस्ट वार था, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को लेकर डिफरेंसेस था इनके, ट्रूमैन एंड स्टालिन, एक तरफ ट्रूमैन एक तरफ स्टालिन, है ना। सपोर्ट ऑफ प्रॉक्सी वार्स था, यूएस के पास एटॉमिक पावर था, यूएसआर एक्सटेंशन करना चाह रहा था, अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा था, और इधर बर्लिन का क्राइसिस हो रहा था। तो ये सारे कुछ शॉर्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है शीत युद्ध का, इसको आप अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, ये वीवीआई में। एंड एक्सप्लेन द ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्रिन होगा ना। देखिए, द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज ए पॉलिसी, एक था कंटामिनेट टू लिमिट या कंटेन कम्युनिज्म टू एरियाज वेयर इट हैड ऑलरेडी ट्राइम्ड बट टू नॉट लेट इट स्प्रेड एनी फर्दर। एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर एक लिमिट है कम्युनिज्म का, जिसको हमें मतलब फैलाना तो है लेकिन एक लिमिट में फैलाना है। इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन, ठीक है। दस द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी चेंज फ्रॉम वन ऑफ आइसोलेशनिज्म टू इंटरवेंशनिस्ट, यानी
एक तरीके से हम सेलेक्टिव लोगों को अपनी तरफ लेंगे जो हमारे फेवर में होगा, ताकि देश दुनिया पे हम राज कर सकें। द टर्म कल्चर हैज बीन यूज इन 2 डिफरेंट वेज बाई सोशल साइंटिस्ट। अच्छा, अगला, डिस्क्राइब कल्चर, डिस्कस इट्स मेन कंपोनेंट्स। देखिए कल्चर क्या होता है, बेसिकली इसको समझते हैं हम लोग। कल्चर का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यता बोलते हैं हम लोग। सभ्यता जो होता है ये 2 डिफरेंस है ना, हैज बीन यूज इन 2 डिफरेंस, 2 तरीकों से। एक तो होता है सामाजिक वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से, टू रेफर टू क्रिएटिव वर्क इन द आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स में है ना, लिटरेचर में, फिलॉसफी में, जब इन चीज़ों में हम रिफॉर्म करते हैं, नई नई क्रिएटिविटी चीज़ें डालते हैं, तो कल्चर बन जाता है, सभ्यता बन जाता है। डिनोट कॉमन वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर पैटर्न, कम्युनिटी ड्राइविंग फ्रॉम इट्स शेयर्ड हिस्ट्री, फिजिकल इन्वायरमेंट, ट्रेडिशंस ऑफ लैंग्वेज, वहाँ का लैंग्वेज, फॉकलोर, मेन कंपोनेंट्स जैसे कि एज रिलीजन, एजुकेशन, लैंग्वेज, फॉकलोर, ये सारी चीज़ें, कस्टम्स, वहाँ का क्या कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें जब आते हैं तो कल्चर का मतलब अपने मन से भी आप इसके बता सकते हैं। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती है सभ्यता में, और इन चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चंस हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखें और इसको खुद से बनाने की कोशिश भी आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द काउज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1850। देखिए 1857 का जो रिवॉल्ट था ना, उसके बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि द रिबेल्ड हैड लिमिटेड सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, यानी कि इनके हथियार और इनके जो आर्मी थी वो लिमिटेड थी, यानी ज़्यादा संख्या में नहीं थी। देयर वाज ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेंट्रलाइज लीडरशिप अमंग द रिबेल्स, यहाँ पर कम्युनिकेशन का लैक था। इसके अलावा लीडरशिप की कमी थी, यानी उस तरह से लीडर्स नहीं थे जो सबको कर सके, छोटे छोटे टुकड़ों में था, यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, वरना भारत तो तभी आज़ाद हो जाता। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम देखते हैं। देखिए ठीक है, तो इन पॉइंट्स में लिखा है द ब्रिटिश हैड सफिशिएंट रिसोर्सेस, ब्रिटिश के पास सफिशिएंट रिसोर्स था, एंड ऑल्सो बेटर आर्म्स, उनके पास सफिशिएंट रिसोर्स था, बढ़िया आर्मी था, बढ़िया हथियार था, पर इंडियंस के पास क्या था, ऐसा था ही नहीं। जो रिबल्स डिड नॉट हैव क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा, कोई क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, बस लड़ रहे हैं फॉर फ्यूचर एक्सेप्ट देयर डिस्ट्रैक्ट द फॉरेन रूल, और वो चल रहे थे फॉरेन रूल के हिसाब से। द रिबल्स इन स्पाइट ऑफ द पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट हैड फेल्ड टू इनलिस्ट द सपोर्ट ऑफ मर्चेंट्स। अब क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ द पॉपुलर कैरेक्टर की जगह पे जो मूवमेंट था वो फेल हुआ। टू इनलिस्ट द सपोर्ट ऑफ मर्चेंट्स, इंटेलिजेंसिया एंड मेनी लोकल प्रिंसेस डेट रादर सपोर्टेड द ब्रिटिश। बहुत सारे ऐसे गद्दार थे जिसमें मर्चेंट्स व्यापारी लोग थे, इंटेलिजेंसिया था यानी कि जो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, और कुछ वहाँ के लोकल राजा लोग थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी सबसे बड़ा कारण था उसको नीचे गिरने का। आगे लिखा है डिस्क्राइब द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्ली रेजिस्टेंस। अर्ली रेजिस्टेंस का क्या है यहाँ पे, तो देखिए अर्ली रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो अर्ली रेजिस्टेंस में क्या है, एक्शन ऑफ द रेबल्स प्रूव दैट दे वर क्लियर अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड अबाउट देयर इनेमीज। तो अर्ली रेजिस्टेंस का मतलब विरोध है, जो शुरुआती विरोध था, तो जो एक्शंस था इस लड़ाई का, इसने साबित किया कि दे वर क्लियर, वो क्लियर हैं अपने इंटरेस्ट में, एंड अबाउट देयर इनेमी, अपने दुश्मनों के लिए। जो पीजेंट्स थे है ना, जो किसान लोग थे, जो ट्राइबल थे, आदिवासी थे, वो प्रोटेस्ट मूवमेंट चला रहे थे, डिमोन्स्ट्रेट अ सर्टेन लेवल ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस अमंग देम। तो इनका भी एक छोटे लेवल पर ही है यहाँ पे, आप बड़े लेवल पे यहाँ तो देख नहीं रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ठीक है, हम नेचर की बात कर रहे हैं तो हम पार्टिकुलर आदिवासियों के मूवमेंट की बात करेंगे कि उनके साथ परेशानी हो रही थी जंगलों वगैरह में, जंगल वगैरह में क्या उनको हटाया जा रहा था कि यहाँ नहीं रहना, ये करना वो करना है। पीजेंट्स का था, रिलीजियस बिलीफ था, एथनिक टाइज था, ट्रेडिशंस प्लेड अ पॉजिटिव रोल इन मोबिलाइजिंग द पीजेंट्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर सॉलिडेरिटी
तो यहाँ भी जो रिलीजियस धर्म के ऊपर भी हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी थी जो लोगों को मोबाइल यानी एक जगह मूव करने के लिए मजबूर कर रही थी। अटेम्प्ट वाज मेड बाय द रूलिंग क्लास टू डिफाइन द रेवलेंस एज प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड एक्ट ऑफ क्राइम। तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट था वो बनाया गया था रूलिंग क्लास जो शासन करने वाला है, जिसमें प्रॉब्लम ये था कि लॉ में प्रॉब्लम है, यानी कि जो नियम बना के अंग्रेजों का वो सही नहीं है। क्राइम जो है एक्ट ऑफ क्राइम, ये उसमें मतलब एक तरह से जो बनाया गया है जो लोगों के साथ हो रहा है वो क्राइम हो रहा है एक तरीके से। तो मतलब उस तरीके का नहीं आ रहा है कि एक जन लोगों तक अंदर से कॉन्फिडेंस आए या एक वे में साथ में लड़ सके या कुछ कर सके। द रेबल्स डिड नॉट हैव ए फ्यूचर प्लान, कोई फ्यूचर प्लान नहीं था इसके पास में, ठीक है, ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। द रेबल्स डेफिनेटली एक्सपोज द अनपॉपुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉलोनियल रूल। हाँ, ये है कि इसने चेहरे को दिखाया कि देखो ये हमारे लिए सही तो नहीं है, हमें इनके लिए लड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडियन इंडिपेंडेंस एंड एनालिस द प्राइमरी इश्यूज ऑफ कंसर्न टेकन अप बाय अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आप जरूर करके रखना। तो ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी बिगेन द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942, 1942 की बात है, 1942 में किया गया था। नो डिमांड वर मेड फ्रॉम द ब्रिटिश, नो डिमांड्स, कोई डिमांड नहीं बनाया गया था, सीधे आप जाओ यहाँ से, कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दे वर सिंपली आस्क्ड टू क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। ब्रिटिश अरेस्टेड गांधी, ब्रिटिश ने गांधी को अरेस्ट किया। ऑल द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को, वर्किंग कमेटी जो थी। द न्यूज ऑफ अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर एंगर्ड द पीपल, लोगों में गुस्सा आ गया। इन द एब्सेंस ऑफ लीडर, मतलब लीडर कमी में, पीपल बिकेम देयर ओन लीडर, खुद ही लीडर हो गए। एंड अटैक्ड, लूटेड एंड डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी जो अंग्रेजों ने बनाया था, जहां जहां ऑफिस था उसको तोड़ फोड़ किया, अटैक किया, सारी चीजें की। द नंबर ऑफ पीपल अरेस्टेड बाय द एंड ऑफ 1943 में अगर संख्या बात करें कितने लोग अरेस्ट हुए थे, ओवर में 99,000 लोगों को किया गया था। ऑल द मूवमेंट हैड बीन सप्रेस, दबाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि दे वुड नॉट एबल टू होल्ड ऑन इंडिया फॉर अ लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक इंडिया को वो रोक के नहीं रख सकते इन चीज़ों में, ठीक है। इसके लिए एनालाइज द प्राइमरी इशू कंसर्न टेकन बाय द अर्ली नेशनलिस्ट में, देखिए प्राइमरी कंसर्न क्या था। जब ये लोग जैसे इनको जा गया, इनको समझ में आ गया कि ये कुछ चीज़ें थी। देखिए, एक तो कॉटन का इंपोर्ट ड्यूटीज टू बी मेड फेवरेबल फॉर इंडियंस, है ना। तो उनका प्राइमरी इशू ये था कि भैया जो कॉटन का इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट होता है कि इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको इंडियंस के फेवर में डाला जाए। दूसरा, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि जो सरकार की सर्विस है उसको इंडिया के अकॉर्डिंग किया जाए। अपोजिशन टू अफगान पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक अफगान पॉलिसी थी, उसको इन्होंने विरोध किया। अपोजिशन टू वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एंड कंट्रोल ओवर द प्रेस, जो प्रेस के ऊपर इन लोगों ने ये लगा रखा था कि आप बिना पूछे और बिना किसी परमिशन को छाप नहीं सकते हैं, मतलब लोगों में भड़क जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, अंग्रेजों को भागना पड़ेगा, तो एक वर्नाक्यूलर एक्ट लाया था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर है ऑप्शन मॉड्यूल, इसमें लिखा है कि मार्क द हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट ऑन द मैप। अब मैप में हड़प्पा, राखी गढ़ी, बनावली, इसका दिया है क्या इसमें कहीं? देखो यहाँ पर ये मैप में दिया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको मैप में यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैप के हिसाब से आता है। देखो हड़प्पा का पॉइंट यहाँ पर दे रहा है, कुछ इस तरीके का पॉइंट है हड़प्पा का, सबसे साइड में आ जाएंगे ना, आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मार्क कर रहा है आपका, ये हड़प्पा का है।
ये हड़प्पा का है, और उसी के जस्ट लाइन में ये वाला पॉइंट, ये आपका हो गया क्या लिखा है यहाँ पर, बनावली। ठीक है, जस्ट यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका हो गया राखी गढ़ी। ठीक है, और एक है धौलावीरा। धौलावीरा नीचे आके जब ये मूव करेगा यहाँ पर है। ये धौलावीरा हो गया। यहीं पे आएंगे यहाँ इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर आपको लोथल मिल जाएगा। ठीक है, हो गया ना सारे पॉइंट। हाँ, ये देखिए ये जगह है, ये सारे पॉइंट को आप नोट कर लेना है, इसको कहाँ कहाँ कैसे है। यहाँ पर बेसिकली हड़प्पा वाला जो है ना वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। एक हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो, दोनों का। तो अंग्रेज लोग तो सब लूट लूट के कितना ले गया अपने घर में सामान सजाने के लिए, करने के लिए इसमें। ठीक है, बाकी ये ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए भी कुछ दिया है यहाँ पे। हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर विच इज द बिगेस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट। कुछ है क्या, खाली है। चलिए, तो ये भी हो गया। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, इसकी बात कर लेते हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। अब यहां पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका, अशोका के टाइम में द मौर्य एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मली इनटू 3, 4, 5। तो मौर्य एम्पायर को कैसे किया गया था? इसमें तो आंसर ही नहीं दिया है, इसका आंसर ऊपर होगा। जैसे तैसे जहां तहां आंसर कर दिया है ना, चक्कर ये है इन लोगों ने आंसर को सीक्वेंस वाइज दिया नहीं है, थोड़ा सा नंबर में गड़बड़ कर दिया है, या तो बीच में कुछ चेंज किया होगा। ये इसका सही जवाब यहाँ पर है। कोई नहीं, जैसे जो है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं, आपको इस वीडियो के जरिए सही जानकारी मिलेगी। तो इसमें जो है इसका सही जवाब यहाँ पर 5 है, यानी कि अशोका के टाइम में जो मौर्य एम्पायर था उसको ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे कितने में, तो ऐसे 5 टुकड़ों में, 5 में किया गया था। द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी बाज मगध था, मगध एम्पायर था, ये ग्रेट एम्पायर में आता है यहाँ पर। ठीक है, मगध के बारे में तो हम लोग जानते हैं। मगध की राजधानी था राजगृह, अब वही राजगीर के नाम से जाना जाता है। राजगीर हमारा घर है, तो राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और हमारा भी जो घर है बिल्कुल पहाड़ के नीचे। तो बचपन से मगध, अशोक, चंद्रगुप्त, बिम्बिसार, है ना, अजातशत्रु, उस वहाँ का सारा हिस्टोरिकल प्लेस है। महात्मा बुद्ध, टूरिस्ट प्लेस आते हैं, बचपन से सब देखते आ रहे हैं हम। द नॉर्थर्न ट्रेड रूट वाज कॉल्ड उत्तर पथ एंड द साउथर्न रूट दक्षिण पथ वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में था ये? तो मगध के कंट्रोल में था। मगध की सबसे अच्छी बात क्या थी, जो मैं राजगिरी की बात बोल रहा हूँ। मगध बहुत बढ़िया साम्राज्य था, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था। अब ये मान लो इसका राजधानी है राजगृह, जो कि अब राजगीर के नाम से जानते हैं। अभी तो इंटरनेशनल वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, ग्लास ब्रिज भी, जू सफारी बनाया, पता करोगे तो हो जाएगा। अब किसी दुश्मन को अगर आना होगा तो पहाड़ पे चढ़ेगा ना, तो पहाड़ पे जब चढ़ेगा उससे पहले ही यहाँ पर सेना तैनात है जो उसको ऊपर से ही भगा देगा। तो इसलिए सबसे सेफ जगह था इसका राजधानी। और मगध का वहाँ का ज़मीन भी अच्छा है, खेती भी अच्छी होती है। पटना तक का एरिया लिया गया था, गंगा नदी किनारे का, मगध का, तो बहुत ही फेमस जगह था उसका।
Oh, McClary was strongly opposed to and he was not in favor of dash for masses. Socialism and Hindi education, orientation in English education. तो इसका है बी वाला पार्ट, यानी कि ये हो गया आपका ओरिएंटलिज्म एंड इंग्लिश एजुकेशन। पूरा लाइन पढ़ के बता देते हैं। मैकॉले was strongly opposed to Orientalism and was not in favor of English education के फेवर में नहीं था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू, कोई दो, वैसे तीन यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे। द अर्थशास्त्र रेफर्स टू हाउ मेनी लिम्स ऑफ द स्टेट, तो यहाँ लिखा है 7, इसका आंसर है 7। 7 इसका आंसर है, 7 ऐसे स्टेट है जो बताता है। इन द हिस्टोरिकल अकाउंट्स समुद्रगुप्त इज रेफर्ड टू, समुद्रगुप्त को कुबेर के नाम से जानते हैं हिस्टोरिकल में, कुबेर। द कुशाना किंग्स कॉल्ड देमसेल्व्स, खुद को सन्स ऑफ गॉड यानी भगवान के पुत्र बोलते थे। सन्स ऑफ गॉड कौन? कुशान, जो कुशान के कुशान राजा वगैरह थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी ऑफ टू। During the Chola period, which temple inscription describe the constitutions of the local council? तो यहाँ पर लिखा है उत्तर मेरूर, ये आंसर लिखा है उत्तर मेरूर। ये चोला पीरियड में एक मंदिर था जिसमें सारे इंस्क्रिप्शन लिखा था, नियम कानून का, लोकल काउंसिल का कैसे न्याय वगैरह देना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1785, तो इसका सही जवाब है विलियम जोन्स ने किया था, इसका जवाब ये है। एंड अंडर विच प्रोविजन यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वर सेटअप, किस प्रोविजन में लाया गया था? तो 1857 के प्रोविजन में लाया गया था। सब हो गया, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 अब खत्म ही होने वाला है। क्लासिफाई द टैक्सेशन सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत, तो टैक्सेशन सिस्टम दिल्ली सल्तनत, अब टैक्सेशन सिस्टम कहाँ पर है? आंसर इसका जहाँ तहाँ दे दिया है, ढूंढने में होती है समस्या। ये सब तो पढ़ा दिया है हमने। दिल्ली सल्तनत शायद यही है। डिस्क्राइब मुगल टैक्सेशन सिस्टम, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जब इंट्रोड्यूस बाय शेर शाह, में भी ये होना चाहिए। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। मानसब सिस्टम वाज इनटू, मानसब सिस्टम अलग है, टैक्सेशन सिस्टम अलग है। इसके नीचे वाला इसका है 51 का है, 50 वाले का शायद यहाँ पर है नहीं टैक्सेशन सिस्टम का। चलो 50 वाले का मिलेगा तो बता देंगे कि क्या था। फिलहाल हम इसका देख लेते हैं 51 का। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मानसब सिस्टम एंड डिस्क्राइब द मुगल टैक्सेशन सिस्टम के बारे में इसका देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मानसाब सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस ऑफ द मुगल एम्पायर। इट वाज नेदर हेरिडिटरी नॉर हायरार्किकल, ना ही ये वंशानुगत था ना ही कोई हायरार्किकल था। ठीक है, मानसाब मीन्स लिटरली अ रैंक ऑफ ए पोजीशन, मानसाब एक पोजीशन था विच वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल मेरिट एंड स्टेटस, यानी आपका जो स्टेटस है, जात है, जो ऑफिसर्स है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जनरली द मानसबदार वर असाइंड टेरिटरी, एक टेरिटरी उनको जागीर दे दी जाती थी और उसमें जो रेवेन्यू होता था जिसको जमा करते थे वाज इक्वल टू द पे ड्यू फॉर बोथ देयर जाट, जिसको जाट बोलते थे। स्टेटस जाट कैसा है? जात नहीं, जाट। एंड सवार मानसब, सम मानसबदार वर ऑल्सो पेड इन कैश फ्रॉम द
एम्फेरिकल ट्रेजरी, तो जो आपका अगर खजाना है मनसबदार का, उनको पेड किया था, कैश में भी दिया जाता था कि संभालिए, देखिए वहाँ से रेवेन्यू निकाली, एक पोजीशन था बेसिकली। डिस्क्राइब द मुगल टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, तो मुगल टैक्सेशन सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो मुगल टैक्सेशन सिस्टम का यहाँ पर दिया है कि द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जब्त इंट्रोड्यूस बाई शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने जब्त निकाला था, वाज अडॉप्टेड एज इम्प्रूव्ड बाई अकबर, अकबर ने इसको इम्प्रूव किया। अल्टीमेटली ए दिन दाहसला द फाइनल मेथड ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज बेस्ड अपॉन द एवरेज एनुअल यील्ड, मतलब एक साल में कितना एनुअल उसमें यील्ड होता है, पैसे आते हैं, ऑफ द प्रीवियस 10 ईयर्स फ्रॉम अ पार्टिकुलर फील्ड। तो ये देखा जाता है कि पिछले 10 सालों में अगर हम निकालें कि हर साल में एवरेज कितना निकाला, मान लो एक साल में 2 लाख है, अगले साल 3 लाख है, जितना भी आया सबको 10 साल का ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक साल में इतना एवरेज आया था। द गज इलाही अ न्यू यार्ड फॉर लैंड मेजरमेंट, एक नया तरीका था मापने का, गज इलाही, ब्राउट यूनिफॉर्मली इन द लैंड सर्वे। प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, जिसमें फसल हो गया, उसकी कीमत हो गई, सिंचाई हो गया, उसकी फैसिलिटीज हो गया, ये सारे फैक्टर जो है देखा जाता था। डिसाइडिंग द कैश वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार को आप कितना देंगे, मतलब आपके यहाँ कितनी, अब ऐसा थोड़ी कि जमीन है देना ही देना है, तो मतलब आप पैसा आ गया, अनाज की पैसा बेच के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं है, जमीन कैसी है, तो मतलब इतना फसल होगा तब इतना दे सकते हैं। सो ऑप्शन ऑफ पेइंग लैंड टैक्स कुड बी डन थ्रू वेरियस सिस्टम, आप टैक्स आप पैसों में दे सकते थे। ऑनरशिप ऑफ द लैंड ऑलवेज बिलोंग टू द कल्टीवेटर, और ऑनरशिप दे दिया गया, तो कुछ काम यहाँ पर मुगल सिस्टम में किया गया था, जिसका जमीन है वही रखे और बाकी काम करे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है ऑप्शन का, कंप्लीट फॉलोइंग आंसर। कालिदास इज रिगार्डेड एज एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल्स, अब ये वाला पता है कहाँ का है, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ तहाँ फैला रखा है आंसर्स को, सिस्टम में नहीं दिया है, मतलब मिस्टेक हुआ है NIS के उसमें, कोई नहीं, देख लेते हैं। ये यहाँ ये आंसर है यहाँ पे, मतलब देखो 32 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 46, कहाँ का आंसर कहाँ मैच कर रहा है, देख रहे हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है, कालिदास इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत पोइट, यही आंसर है, क्लासिकल संस्कृत पोइट, क्लासिकल तमिल नहीं, क्लासिकल हिंदू पोइट नहीं। दूसरा लिखा है द वेदास आर रिटन इन, वेद को किस में लिखा गया है, तो वेद को बेसिकली संस्कृत में लिखा गया, ये याद रखिएगा। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन कश्मीरी पोइट वाज लाल डेड, ललिता देवी, मीराबाई, तो इसका सही लाल डेड, ये इसके है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी ऑफ 2। इन विच ईयर शाहजहां बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, तो ताजमहल बनाना शुरू किया था 1632 में, ठीक है। इन विच स्टेट दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएटेड, ये है राजस्थान में, दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ है, ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान। इसके अलावा है मधुबनी पेंटिंग आर रिलेटेड टू विच स्टेट, तो फेमस है बिहार का मधुबनी पेंटिंग, बिहार का पूरा फेमस है ना। आगे बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ डैश, वेयर द आर्कियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, ये देखिए ये समझिएगा, जो एंथ्रोपोलॉजी है वो ह्यूमन बींग्स का है और आर्कियोलॉजी जो है कल्चर का है, इसलिए इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, नहीं कल्चर का नहीं होगा, आर्कियोलॉजी कल्चर का क्यों होगा, आर्किटेक्चर, मटेरियल रिमेन्स, मटेरियल का होगा, क्योंकि यहाँ पर कल्चर का तो अलग हो गया, फोक सॉन्ग्स, मटेरियल रिमेन्स, इकोनॉमी, और एंथ्रोपोलॉजी तो ह्यूमन का ही, या तो ए होगा या तो सी होगा, तो ए में कल्चर हटा दिया तो सी वाला आंसर होगा ह्यूमन बींग्स एंड मटेरियल रिमेन्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी ऑफ 2। रिचुअल आर पार्ट ऑफ
रिचुअल आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। जो रिचुअल्स है ना, जो हम मनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो परंपरा के रूप में आ रही है। द थीम्स इन अजंता आर ड्रॉन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा का लाइफ से था, इसे पेंटिंग के हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, उसमें था ये सब। द बेस्ट नोन मिनिएचर पेंटिंग ऑन जैन रिलीजन एंड फिलॉसफी इज त्रिलोक्य दीपिका। यही है, त्रिलोक्य दीपिका। ओके, ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट फैक्टर्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस द क्लॉथिंग ऑफ इंडियन पीपल। ये तो आंसर खुद से लिख दोगे यार। अब इसका आंसर मैं ढूंढ लेता हूँ। वैसे ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल फैक्टर है ना इसमें, अभी है आंसर हमारा तो ज्योग्राफिकल। हम नॉर्थ इंडिया के लोग हैं तो वहाँ पर अपने हिसाब से ठंडी गर्मी बरसात होती है। अगर आप वही साउथ चले जाते हैं तो साउथ इंडिया में ज़्यादा गर्मी मिलती है, तो आप जनवरी के महीने में देखेंगे तो आराम से घूमेंगे, तो वहाँ तो गर्मी ही रहती है। बाकी एक बार ठीक है, आंसर इसका हम देख लेते हैं। यहाँ था एक ज्योग्राफिकल का, ये है इसका, जहाँ तहाँ घुमा रखा है, इधर से उधर, उधर से इधर। Geographical and climatic factors have greatly influenced the clothing of Indian people. While in Northern India आप जाएंगे तो वुलन, कॉटन सब तरह कपड़े पहनते हैं। साउथ में जाएंगे तो क्योंकि गर्म है तो खाली वो कॉटन कपड़े पहनते हैं। क्लॉथिंग ऑफ मेन इन द वार्म रीजन आएंगे तो ऊपर वाले क्लॉथ हो गया, लोअर क्लॉथ रफली वन हो गया, हाफ यार्ड है ना, हाफ पैंट की तरह पहन लिया। नॉर्थन इंडिया में आपको स्टिचेस शर्ट मिलेगा, कुर्ता मिलेगा, ट्राउजर मिलेगा, जिसको पैजामा कहते हैं। यही सब लिखना है और क्या। एक्सप्लेन कल्चर, हाउ डू कल्चर्स कम्युनिकेट। अभी तो आया था कल्चर कैसे कम्युनिकेट करता है। ओ जहाँ तहाँ से है। डिस्क्राइब म्यूजिक एज ए व्हीकल ऑफ कल्चर। अब ये कहाँ है। एक्सप्लेन कल्चर, हाउ डू कल्चर कम्युनिकेट, यही आंसर होगा मुझे लगता है। बस देख लेते हैं यहाँ पे, और करके तो नहीं है, ये नहीं होगा। कल्चर 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 ये है, यहाँ पर आंसर है इसका, कल्चर का। लिखा है कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ। कल्चर जीवन का एक तरीका है। द फूड यू ईट, जो आप खाना खाते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, है ना। द क्लॉथ्स यू वियर, द लैंग्वेज यू स्पीक इन एंड गॉड यू वर्शिप, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। जो खाना खाते हैं, जो पहनते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, ये सब का सब कल्चर में आता है। आवर कल्चर इज ऑफन शेप्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। दिस हैपेंस व्हेन पीपल विद डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस जब होता है, कम आउट कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर, जब एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है कल्चर का। सच कॉन्टेक्ट कैन टेक प्लेस थ्रू द एक्सपेडिशंस एंड वोगेजेज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडर्स। जो व्यापारी बिजनेसमैन होते हैं उनके एक दूसरे के ट्रांसफर होता है, खान पान, रहने का, कपड़े का, हर चीज़ का। व्हेन कॉन्सिक्वेंस इन्वर्टेड कंट्री, जब घूमते हैं, आते हैं, वहाँ कपड़ा अच्छा लगा आपने पहन लिया, वहाँ खाना अच्छा लगा आपने। आप चाय पत्ती हमारे देश की है नहीं है, लेकिन देखो हमारे कल्चर में आ गया है ना। इट ऑल्सो अकर्स व्हेन पिलग्रिम्स ऑफ ट्रेवलर्स विजिट डिस्टेंस लैंड, कहीं घूमने जाते हैं। क्राफ्ट्समैन के बना हुआ चीज हो गया, जैसे कि लेबरिंग वोमेन हो गया, मैन ट्रेवल करता है एक जगह दूसरी जगह काम के तलाश में, तो भी कल्चर में आता है। दोज इन्वॉल्व इन सच इंटरेक्शंस लर्न अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग लोगों की प्रैक्टिस, कैरी देयर ऑन आइडियाज एंड कस्टम्स टू न्यू लैंड्स, है ना, नए नए लैंड्स को कस्टम करते हैं। In the process, the cultural practices of all those who participate in such interaction trend to change। जो बदलाव होते हैं वही कल्चर को पैदा करता है। तो ये तो हो गया। डिस्क्राइब म्यूजिक एज ए व्हीकल ऑफ कल्चर, जो म्यूजिक होता है कल्चर में बड़ा रोल अदा करता है। अमॉन्ग द अर्लीस्ट एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर म्यूजिक एंड डांस। तो पहले के जो लोग थे क्लैप्ड हैंड, ताली बजाते थे, बीट द अर्थ, ऐसे पीटते धरती को ऐसे स्ट्राइक से, फॉर रिदम टू अकम्पनी सॉन्ग्स, ऐसे कर रखते थे, ऐसे करने के लिए, ऐसे थप 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 ऐसे मारते। आदिवासी लोगों को देखा था ना, डांस करते थे,
है ना। मेनी काइंड्स ऑफ ड्रम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स था उनके पास। फॉक सॉन्ग सेलिब्रेट स्प्रिंग, स्प्रिंग आया मतलब जो मौसम आता है जनवरी फरवरी वाला उसमें बसंत का, तो स्प्रिंग फॉक सॉन्ग्स। द कमिंग ऑफ रेन्स है ना, बारिश के आने का। द रिपनिंग ऑफ कॉर्न, जब फसल पकता है तब। ये सारे के सारे सेंट्रल एग्रीकल्चर के सेंटर ही घूमता है, खेती के, क्योंकि पहले लोग खेती ही करते थे ज़्यादा। सो डिवोशनल सॉन्ग्स भी है, नॉट ओनली इमोशंस के लिए बल्कि पूजा के लिए भी है। ड्रॉ करते हैं फोल्ड को। म्यूजिक लाइक ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ कल्चर कैरीज आइडियाज। द बॉल्स ऑफ बंगाल हैव ट्रेडिशनली कैरिड देयर मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड अनसेल्फलेस थ्रू देयर सॉन्ग्स। तो कुछ ऐसे गाने बंगाल का जहाँ आप बोलते हैं कि भाई अपनी स्वार्थ में नहीं निस्वार्थ होकर करें, तो कुछ ऐसे गाने भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे कल्चर में आते हैं म्यूजिक का। और उसके बाद यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओहो माय गॉड, देखो अब जाके ये पूरा हुआ है। अब देखो ऐसा है कि हमने इतना समय दिया, कब से लगा हुआ हूँ मैं, ब्रेक कर करके 2-3 पार्ट में कई इसको मैंने कंप्लीट किया। बीच बीच में आप लोगों को फ़ोन कॉल्स भी अटेंड कर रहा था। अब ऑफिस में भी ध्यान देना होता है, कुछ काम चल रहा होता है, जैसे हम कुछ आपके लिए मटेरियल तैयार कर रहे हैं तो वहाँ भी जाके इंस्ट्रक्शन देना होता है कि ये कंटेंट वो कंटेंट, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मल्टीपल वर्क्स होता है। तो ये जो सारी चीज़ें किया जा रहा है केवल इसलिए हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। क्यों? आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। मुझे नहीं पता है कि आप हमारे इस काम के बारे में कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम हमारे चैनल पे आएंगे तो हमारा प्रयास रहा है कंटेंट देने का। और ये जो कंटेंट देने का है, मैं अपनी मुंह अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप नॉर्मल किसी चैनल पे जाते हैं तो वहाँ खाली अपडेट के वीडियोज आपको मिलते हैं या नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के वीडियोज आपको मिलते हैं, लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं जो मेन काम है वो पढ़ाई है ना। अपडेट तो चलो आप कहीं से भी ले लोगे, एग्जाम्पल है, लेकिन पढ़ाई करनी है, नॉलेज लेना है, क्लासेस वो कहाँ से लोगे आप। ठीक है, तो इसीलिए हम बेस पे काम करते हैं। और मेरा कई लोग हमने सजेस्ट भी हमें किया है कि अगर आप शुरू से अपडेट पे या चटर पटर वीडियो पे काम करते तो आज आपके पास कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर होता। हमने कहा हमें इस बात का दुख नहीं है, हम नींव पे काम कर रहे हैं। पहले हमने साइंस पे काम किया, फिर हम कॉमर्स पे हाथ लगा रहे हैं, आर्ट्स वालों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हिस्ट्री का सिलेबस हमने आपके लिए दिया है, और आज की डेट में इतना कम प्राइस दिया है कि जितना 1 महीना मोबाइल रिचार्ज करते हैं उतने पैसे मैंने आपको दिया जो हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। तो हम आपके लिए वो सारे काम करने को तैयार हैं जिससे कि आपको बेटर एंड बेटर फैसिलिटी सर्विस मिल सके, जिससे आप अच्छा परसेंटेज ला सकें। बाकी कोई भी डाउट्स है तो हमारे 3 व्हाट्सअप नंबर हैं जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूं। अगर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको है तो हमारा जो व्हाट्सअप है 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन, करेक्शन, सीट बुकिंग या किसी टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहते हैं तो 9289377247 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जनरल इंक्वायरी के लिए आप 7982449432 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके सर्विस मतलब अच्छे फैसिलिटी के लिए दिया है, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट जब स्प्लिट हो जाएगा तो इससे हम आपको टच कर पाएंगे और आपके प्रॉब्लम को समझ के आपका जवाब दे पाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर इसको ओवर करेंगे, और एक सैम्पल पेपर बनाने में 1 शॉट 1 दिन में काफ़ी मेहनत लगता है, लेकिन ये मेरी मेहनत तभी सफल मानी जाएगी जब इसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो आप करके आएंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।